पिछले हमने 2 सेशंस में काफ़ी कुछ जाना था एनएलपी के बारे में, कि आपने जान लिया था कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे हमारे बिलीफ होते हैं, कैसे थॉट होता है, एक बिलीफ होता है, वो बाद में डेस्टिनी में कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी सारी मैंने स्टोरी सुनाई थी, काफ़ी सारे मैंने एग्ज़ाम्पल दिए थे। लिसनिंग के बारे में हमने बात की थी, हमने डोनेशन के बारे में बात की थी, इमोशनल कोशेंट के बारे में बात की थी, इंटेलेक्चुअल कोशेंट के बारे में बात की थी। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट 2 सेशन में। तो आज हमारा सेशन 3 है। तो मेनली जो ओवरव्यू आज रहेगा, वो मेनली बात रिस्पॉन्सिबिलिटी और रीजंस के ऊपर आज होगी। और आज एक बात होगी एक्शन के ऊपर, कि हाउ डू वी टेक एक्शन। और एक बात होगी नोइंग और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। सो एक जो पूरा का पूरा ओवरव्यू है वो इसी फॉर्म में रहेगा। तो मैं साथ साथ एग्जांपल देके चीज़ों को रिलेट करके बताता हुआ चलूँगा, ताकि ये एज अ कोई लेक्चर या कोई बोरिंग वो ना लगे, कि मतलब कोई कॉलेज का टीचर पढ़ा रहा है या कुछ देख के बोल रहा है। जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ वो वही है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, या थोड़ा बहुत किताबों से सीखा है, या लोगों से सुन के सीखा है। तो एक उसका सार है ये कोई ऐसा नहीं है कि पूरे प्री फॉर्मेट के अंदर सारी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, नहीं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एकदम से हम चीज़ों की माइन्यूट डिटेल पे नहीं जाते। पहले चीज़ों को हम ऊपर से देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो अब कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसका पहले इंसान ओवरव्यू लेता है। छोटा बच्चा एक होता है, उसको छठी क्लास में क्या सिखाते हैं? जो छठी क्लास की हिस्ट्री की बुक है, उसमें ऐसा होता है ना कि पहले एंशिएंट होता है, फिर मिडिएवल है, फिर मॉडर्न है, फिर वो एंशिएंट के अंदर जाता है, उसके अंदर फिर स्टोन एज आती है ना? स्टोन एज आती है, कॉपर एज आती है, ब्रोंज एज आती है, फिर वो स्टोन एज में जाता है, पैलियो, मीज़ो, नियो। तो इट्स लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हम पहले एक चीज़ का ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं, देन उसके माइन्यूट डिटेल में जाते हैं, जिसको कि हम माइक्रोस्कोपिक व्यू बोलते हैं। हमारा जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैव परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी। इंडियंस में नहीं, ये जनरली सब में पाया जाता है कि हम में एक परफेक्शन वाली मेंटालिटी होती है, कि हम हमेशा हर चीज़ का 100% अचीव करने की सोचते हैं। हमारे माइंडसेट में होता है कि अगर कोई हम काम करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, एक परफेक्ट दिन आएगा, एक परफेक्ट समय होगा जब उस परफेक्ट काम को हम अंजाम दे देंगे। बट रियलिटी में ऐसा होता है कि कभी भी वो परफेक्ट दिन आ नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि करंटली व्हाट आर यू डूइंग इज एब्सोल्युटली फाइन एंड परफेक्ट, बट तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो परफेक्ट नहीं है? बिकॉज ऑफ योर बिलीफ। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे यूट्यूबर बनना है, सो आई नीड अ परफेक्ट कैमरा, अ परफेक्ट माइक। We are not thinking about content, we are not thinking about our knowledge, what we are thinking about reasons. Reasons means excuses, कि हम एक्सक्यूज दे रहे हैं खुद को कि कभी ऐसा होगा तो मैं इस बारे में ऐसा करूंगा। इससे डिले होता है, कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन होता है, डिले होता है, वी आर अवॉइडिंग एक्शंस। हम एक्शंस नहीं ले पाते, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ओनली डिलेइंग द थिंग्स। लाइक मैं बोलता हूँ कि आई नीड टू लूज माई वेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में क्या आता है? जैसे ही मैं वेट लूज के बारे में सोचता हूँ, आई नीड जिम। मैं सोचता हूँ कि यार एक बहुत अच्छे जिम में जाऊँगा, एक बहुत अच्छा ट्रेनर होना चाहिए, जिम के अंदर एसी होना चाहिए, वो मुझे वर्कआउट कराए, जिम का एक पर्टिकुलर माहौल होना चाहिए, एक वाइब होनी चाहिए, मेरे साथ में कोई मेरा दोस्त होना चाहिए जिस साथ मैं जा सकूँ। बट शुरुआत में मुझे क्या देखने की नीड है? डाइट देखने की नीड है। अगर मेरा डाइट सही है तो इट डज़न्ट मैटर मैं जिम जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। बॉडी का जो वेट है वो ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा। बट परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी क्या बोलती है? नहीं, डाइट भी अगर मुझे कंट्रोल करनी है ना, तो मैं डाइटिशियन से एक डाइट चार्ट बनवाऊँगा। जो चल रहा है चलने दो, शुगर भी खा रहा हूँ, जंक फूड भी खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस दिन मेरा डाइटिशियन मेरी डाइट बनाएगा ना, उसी दिन आई विल स्टार्ट लूजिंग माई वेट। ऐसा कब ऐसा मतलब काफ़ी लोगों की मेंटालिटी होती है। और इस मेंटालिटी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस मेंटालिटी के साथ में जो सारे काम होते हैं ना, वो आधे अधूरे रहते हैं। इंसान कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता, फिर वो गिल्ट में जाता है, फिर वो सोचता है एम आई वर्थ इट?
फिर वो खुद के ऊपर ना सेल्फ डाउट करने लगता है, खुद के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगता है कि यार, फिर खुद से नेगेटिव टॉक करता है कि यार तू तो किसी काम का नहीं है, तेरे बस की तो कुछ नहीं है, कोई काम तू ठीक से नहीं कर पाता, सारे तेरे बारे में जो बोलते हैं सही बोलते हैं, तू नकार है, तू निकम्मा है। ये क्या हो रहा है? ये हम खुद से सेल्फ जो टॉक है ना हमारी, वो नेगेटिव वे में कर रहे हैं। तो अब जो खुद से गलत चीजें बात करोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और यूनिवर्स भी सुन रहा है। फिर वहां से एक साइकिल स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। जो हम खुद को बोल रहे हैं वही दूसरे हमें बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वट वी आर स्पीकिंग अबाउट वट वी आर स्पीकिंग अबाउट आर सेल्फ इज दैट इज वट वी आर बिलीविंग। तो जो हम खुद के बारे में बोल रहे हैं, उसी के ऊपर तो हम विश्वास कर रहे हैं। और जब हमें उस पर विश्वास हो रहा है, तो दूसरे भी उस चीज़ से विश्वास करेंगे। अब जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता, मेरे पास बोलने के लिए कुछ, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बात क्या करूं। तो वो एक चीज़ क्या है, वो एक अपना उनका एक बिलीफ है। उन्होंने अपने माइंड में एक बिलीफ बना लिया कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को बात करनी नहीं आती, और मैं समझ नहीं पाता कि मुझे बोलना क्या है। तो हमारे बिलीफ बनते क्यों हैं? सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि जो बिलीफ हमारे मन में बन रहे हैं, जो थॉट हमें आ रहे हैं, जो परसेप्शन हमारा बन रहा है, ये हमारे मन में आता कहाँ से है? तो बेसिकली ऐसा होता है, मैं आपको एक शुरू में एक स्टोरी सुनाता हूँ कि बेसिकली ये क्या सिस्टम है बिलीफ वाला। देखो ऐसा है, अगर मैं, ये कहानी काफ़ी लोगों ने सुनी होगी कि फॉर एग्जांपल कि एक ओल्ड अंकल है, उसका एक बेटा है 25 साल का। अब वो ट्रेन के अंदर बैठे हैं दोनों, और उसके सामने एक बैठा है मेरे जैसा इंसान। तो वो जब ट्रेन चल पड़ती है, तो बाहर का एनवायरनमेंट देख के वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा है। उसकी एज 25 है। वो कह रहा है, देखो पापा बादल जा रहे हैं, देखो कितनी हरियाली है, देखो पक्षी उड़ रहे हैं, अच्छा ये ऐसे पटरियाँ होती हैं, ऐसे घर होते हैं। बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में थॉट क्या आएगा कि यार ये बंदा पागल है, मंदबुद्धि है। क्योंकि हम, हमारे सबका माइंडसेट ही ऐसा है ना कि हम सोचते हैं कि यार 25 साल का इंसान है तो वो रैशनल होगा, रीजनेबल होगा, ऐसी हरकतें नहीं करेगा, चिल्लिया नहीं मारेगा, शांत से बैठेगा, अपने आप में बिजी रहेगा। ये हमारा एक माइंडसेट है भारी दुनिया को देखने का। बट उसने उस टाइम मेरे मन में उसको देख के थॉट आया कि ऐसे हो सकता है। मैंने उसके पापा से पूछा कि क्या है, तो वो बोला कि नहीं, इसकी आंखों का ऑपरेशन करवाया है और अब इसके पास में आँखें हैं, इसलिए ये ना भारी दुनिया को देख के इतना अच्छा महसूस कर रहा है, इतना अच्छा खुश हो रहा है। पहला एग्जाम्पल था ये। दूसरा एग्जाम्पल था कि एक छोटा मच्छर फैमिली होती है, तो उनका छोटा बेटा पैदा होता है मच्छरों का। तो उस मच्छर की, छोटे मच्छर की पहली फ्लाइट होती है। तो वो उड़ के जाता है रूम में। तो जैसे ही वो उड़ के निकलता है, सारे उसको मारने की ट्राई करते हैं। उसको मतलब, हम मच्छर कैसे मारते हैं, हाथों के बीच में मारते हैं, मतलब दोनों हाथों से। पर उसको मार नहीं पाते, तो घूम फिर के लौट आता है। वो बड़ा एक्साइटेड होता है, बड़ा खुश होता है। तो उसके बाद बोलते हैं, विवास तू बड़ा एक्साइटेड है, ऐसा क्या हो गया, कितना खुश है? बोले पापा, जब मैं उड़ रहा था ना, तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे। तो वट वट दे वर ट्राइंग, दे आर ट्राइंग टू किल द मॉस्किटो। बट उसने कैसे परसीव किया कि यार मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गया, बहुत मोटिवेट हो गया कि यार मैंने पता नहीं ऐसा क्या काम कर दिया। तो ये चीज़ है लाइफ में कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में वही रियलिटी है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो वो रियलिटी है एक्चुअल में वही हम देख रहे हैं। इट्स लाइक वट वी आर सीइंग इज़ वट वी आर बिलीविंग, और वट वी आर बिलीविंग इज़ वट वी आर सीइंग। जो हम देख रहे हैं उस पे विश्वास कर रहे हैं, या जो हम विश्वास कर रहे हैं वही हम देख पा रहे हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा काफ़ी लोगों के लिए कि ये क्या बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी रिसेंटली मैंने अ, एक बहुत अच्छी, मतलब एक वेब सीरीज़ देखी, द एडवेंचर ऑफ लियो नाम से है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। वो जो करेक्टर है जिसने रोल प्ले किया है, मतलब काफ़ी डीप करेक्टर है वो जो समझ पाएगा वो जानेगा किस बारे में थी वो। तो उसमें एक सीन होता है कि उसमें प्रॉब्लम आती है कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो विजिटर होते हैं ना, विजिटर वगैरह जो आते हैं, वो बहुत आते हैं पेशेंट के साथ में। तो वो क्या करते हैं, विजिटर चार्ज लगा देते हैं। तो वो जो उनका पैम्पलेट होता है ना, वहाँ हॉस्पिटल की जो स्पेलिंग है ना, जहाँ वो लिखते हैं ना कि विजिटर चार्ज 200 रुपये पर आवर, तो हॉस्पिटल की जो स्पेलिंग है वो हॉपिटल होती है।
जो एस नहीं होता उसमें, HOPITAL। और मैं मतलब जब वेब सीरीज देख रहा था ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को हॉस्पिटल ही लगा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जनरली हम हॉस्पिटल ही मानते हैं, हॉस्पिटल ही समझते हैं। तो स्पेलिंग गलत थी, लेकिन वो आँखों के पकड़ में नहीं आई, धोखा खा गई मेरी आँखें। तो क्योंकि व्हाट वी आर सीइंग व्हाट वी आर बिलीविंग, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी है, मैंने हॉस्पिटल को HOSPITAL देखा है, और वहाँ पे हॉस्पिटल था, वो वहाँ देख रहा हूँ, उसमें क्लिक नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि माइंड एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि माइंड रीडिंग होती है, एक आई रीडिंग होती है। कईयों के साथ में एग्जाम में भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो दिखते ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम अपने आंखों से नहीं पढ़ रहे होते, माइंड से पढ़ रहे होते हैं, हमारे दिमाग में मल्टीपल थॉट चल रहे होते हैं। तो इसी के साथ फिर एक चीज होती है कि जो मैं बोल रहा था कि वट वी आर सीइंग वट वी आर बिलीविंग वाली जो हम बात कर रहे थे, वो बेसिकली ये थी कि हम जो बाहरी एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, उसको देख के हमारा एक विश्वास होता है। जैसे इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब जैसे पंजाब का बंदा है, उसके आगे आप बोलोगे कि यार डोसा, इडली, तो वो एक इनडिफरेंट हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोसा इडली क्या बोल रहे हैं यार ये। पर एक साउथ वाले के सामने बोलोगे, तो मे बी उसके जो सैलिवरी जो सलाइवा वाली जो ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, वो एक्टिवेट हो जाए, उसका खाने का मन करना लग जाए। या एक पंजाब वाले के सामने बोलोगे मक्की की रोटी, सरसों का साग, तो उसका खाने का मन करने लग जाए। या हरियाणा वाले के सामने बोलोगे कि आप चूरमा खाओ, घी खाओ, तो उसका सैलिवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी हमारे फिलहाल बिलीफ बने हुए हैं ना हमारे माइंड के अंदर, वो 3E के साथ में रिलेट करते हैं। पहला होती है हमारा एक्सपीरियंस, दूसरी होती है हमारी एजुकेशन, तीसरा होता है हमारा एनवायरनमेंट। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे बिलीफ को तैयार करते हैं। हमारे जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना, सबका जो बिलीफ है, जो माइंडसेट है, इन्हीं तीन चीज़ों ने तैयार किया है। एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हो, वो रूरल है, अर्बन है, रिच था, पुअर था। और दूसरा एजुकेशन, कहाँ से आपने एजुकेशन गैदर की है, कन्वेंट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, CBSE था, ICSE था, उस स्कूल में किस प्रकार के बच्चे थे, उनकी किस प्रकार की मानसिकता थी, जिन टीचर्स ने आपको बचपन में पढ़ाया, क्या वो सपोर्टिव थे या वो काफ़ी अब्यूसिव थे, है ना। और तीसरी चीज़ होती है पहला एनवायरनमेंट, एजुकेशन, तीसरा होता है हमारा खुद का एक्सपीरियंस, कि आज तक की लाइफ में हमारे कितने एक्सपीरियंसेस हैं, और उन एक्सपीरियंसेस ने हमारे जो बिलीव बने हैं वो किस प्रकार से शेप कर रहे हैं। अब मैं इन तीनों चीज़ों के ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एजुकेशन की, क्योंकि यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आई होप सारे एजुकेटेड हैं, इतना मैं मान सकता हूँ, क्योंकि तभी वही चीज़ में इंटरेस्टेड हुए उसको समझने के लिए। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि कोई कॉमर्स का है, कोई आर्ट्स का है, कोई मेडिकल का है, कोई ह्यूमैनिटीज़ का होगा, यहाँ पे नॉट ह्यूमैनिटा, ह्यूमैनिटीज़ के होगा, सॉरी फॉर फंबलिंग। तो अब जैसे मेडिकल वाला कोई बच्चा है, तो उसका पेड़ पौधों को देखने का नज़रिया, ह्यूमन बॉडी को देखने का नज़रिया, उसको मतलब एक जो नीट की तैयारी वाला बालक है जो भी है, मतलब बॉडी को देखने से वो क्या देखेगा बॉडी में? उसमें वेन्स भी हैं, ये हार्ट है, इस मसल का ये नाम है, इस मसल का वो नाम है। एक नॉर्मल इंसान है, वो खोपड़ी को एक खोपड़ी देख रहा है, और दूसरा जो नीट वाला है, मे बी उसमें वो ब्रेन के भी कई लेयर में देख ले कि इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ ये, यहाँ पे ये नस है, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो है। या फिर कोई पेड़ को देख रहा है, तो एक मेरे जैसा नॉर्मल इंसान है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाला, वो पेड़ को एज ए पेड़ देखेगा कि यार हरे कलर का पेड़ है। लेकिन साइंस वाला होगा तो उसको पता होगा कि इनकी पत्तियों का क्या नाम है, पेड़ का क्या नाम है, या इतनी डीप में है, या फिर कौन सी ऑक्सीजन दे रहा है, कौन सी गैस छोड़ रहा है, कुछ डिटेल के बारे में उसको पता होगा। अब जैसे कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने बिजनेस स्टडीज वगैरह पढ़ी हुई हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के बारे में, या फिर कुछ भी जो बेसिक बंदा इंसान ने थ्योरी पढ़ी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो भी है, अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में है, इकोनॉमिक्स के बारे में है, क्योंकि पढ़ा हुआ है पास्ट में। तो साइंस वाले को उसके बारे में नहीं पता, बट मुझे पता है कि गुडविल क्या होती है, इंसान गुडविल का कैसे वो करता है। तो ये बेसिकली क्या है कि एजुकेशन के बेस पे वी आर डिफरेंशिएटिंग विद ईच अदर्स, क्योंकि हम सबके एजुकेशन अलग अलग है, तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं।
सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, तो सबके जो बिलीफ और स्टेट ऑफ माइंड है डेफिनेटली वो अलग अलग होगा। अब जो साइंस वाला जो बंदा होगा उसका मैथ जेन्युइन सी बात अच्छा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस इंसान ने फिजिक्स के अंदर अपना माइंड यूज़ किया है, 11th 12th में उसने मैथ लिया है, तो ही नो हाउ टू सोल्व थिंग प्रैक्टिकली। उसका जो आईक्यू वाला जो लेवल है वो अच्छा पाएगा, लेकिन जो ह्यूमैनिटी वाला बंदा है उसका मे बी मैथ वीक हो सकता है, लेकिन जो उसका इमोशनल कोशेंट है वो बहुत तगड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ में ऐसा होता है लोगों में कि उनका जो जीएस का पोर्शन होता है वीक होता है, वो चीज़ों को याद नहीं कर पाते, लेकिन मैथ उनका सॉलिड होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं, कर पाते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, जब मैं इसमें था, कॉलेज में था, तो रुचिका नाम की मेरी दोस्त थी। तो उसका अकाउंटिंग बहुत तगड़ा था, मैथ बहुत अच्छा था, लेकिन हमेशा वो थ्योरी के अंदर वो मार खाती थी, बहुत कम मार्क्स आते थे थ्योरी में। तो मेरे को हमेशा बोलती थी कि यार मोहित तेरा थ्योरी का पोर्शन बहुत तगड़ा है, फुल नंबर आते हैं, तो ऐसा क्या लिख के आता है? तो मैं उसको यही बोलता था, कुछ नहीं, सिंपल है यार, पॉइंट ही तो याद करने हैं, उनको एक्सप्लेन तो करना है। बोली वही तो नहीं होता। तो उसके साथ में क्या दिक्कत हो रही थी, वो क्रैम नहीं कर पाती थी, वो डेफिनेशन वगैरह उसको रट्टा लगता नहीं था, लेकिन जहाँ वो मैथमेटिकल चीज़ें होती थी वो कर लेती थी। फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तेरे साथ में ऐसा क्यों है? तो उसको बताती है कि यार मैं शुरू से ही ना, मेरे को मैथ का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने का बड़ा शौक है। अकाउंटिंग में भी मैं मैथ ही करती, अकाउंटिंग में भी मैं सिर्फ क्वेश्चन ही करती थी, थ्योरी को मैंने शुरुआत से ही अवॉइड किया है। तो उसका जो बिलीव था वही ऐसा था चीज़ों को करने का, और मेरा रिवर्स था, मैं हमेशा जो एक क्वांट वगैरह इन चीज़ों को अवॉइड करता था और हमेशा थ्योरी के ऊपर इंक्लाइन रहता था। तो इसलिए आज ऐसा हुआ कि वो कभी इतना बुक्स वगैरह पढ़ नहीं पाए लाइफ में, वो उसका जो माइंड था वो क्वांट ओरिएंटेड, रीजनिंग ओरिएंटेड रह गया। बट उल्टा मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने मल्टीपल बुक्स पढ़ी, या फिर मल्टीपल चीज़ों को मैंने समझा। क्यों समझा? क्योंकि मेरा देखो, जो जो इंसान है, देखो इंसान दो तरह के रहेंगे इस दुनिया में। पहली बात तो नाकामयाब तो कोई है ही नहीं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि हर कोई अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो जब बुक रीडिंग वगैरह करनी स्टार्ट की, तो मेरा शुरू से थ्योरी की और इंग्लिश ज़्यादा था, तो ब्रेन के अंदर रिटेंशन भी अच्छा होने लग गया, कि लगा हाँ यार चीज़ें दिमाग में रिटेन हो पाती हैं, चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। उस बेस पे मार्क्स भी अच्छे आ जाते थे। तो वो बिलीव बन जाता है इंसान का। और जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 10th तक ऐसा हुआ था, जैसे मेरा माइंडसेट क्या था कि जब मैं 10th तक था, मैं हरियाणा बोर्ड में था, तो हिंदी मीडियम था मैं। इंग्लिश इज़ लाइक अ फोबिया फॉर मी, मैं बहुत डरता था इंग्लिश से, कि यार इंग्लिश है पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा हुआ है ये तो। अब क्या करें इंग्लिश का, मैं चला गया हमारे मतलब ऐसा था कि 11th 12th में मैं जिस स्कूल में गया वो स्कूल सीबीएसई था। और वहाँ उस स्कूल में क्यों गया था, उस स्कूल में इसलिए चला गया था क्योंकि हमारे पड़ोस का जो लड़का था मेरा दोस्त, वो और उसकी बहन वो स्कूल में गए थे। तो वहाँ पे मैं अपनी एसोसिएशन देख रहा था कि यार एक एलियन एनवायरनमेंट में मेरी कुछ संगत होनी चाहिए, जिस साथ मैं क्लास में बैठ पाऊँ, बात कर पाऊँ। तो वो चले गई वहाँ पे, तो उनके बीच बीच मैं भी चला गया। कोई आइडिया नहीं मुझे कि कॉमर्स क्या होती है, क्यों होती है, बस उसने लिया तो मैंने भी ले ली। तो वहाँ पे वो जो मैम थी, जो वो बोली कि वही तो सारा कुछ इंग्लिश के अंदर है, ये कर लेगा का, और अब तो हिंदी मीडियम का बच्चा है। तो मैं बोला हाँ हाँ कर लूंगा मैं। तो अब क्लास में जाके बैठे, एलियन एनवायरनमेंट। अब जो 10th तक का जो एनवायरनमेंट है वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा स्कूल, बेसिक सा स्कूल, हिंदी मीडियम। वहाँ पे ये जिंदगी थी कि मैडम जी पानी पिए जी। और उसके बाद वहाँ चले गए, वहाँ मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम आई हैव अ डाउट, मैम आई हैव दिस एंड दैट। तो मेरी वहाँ पे जाके समझ नहीं आई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, ज़िंदगी नरक बन चुकी है। जाता बस में था मैं स्कूल वाली में, वो 1 घंटा ड्राइवर घुमाता था, फिर ले जाता था, और बस में मेरे को पेट्रोल चढ़ता था। वो मीटिंग का अलग इशू स्टार्ट हो गया मेरे साथ में। अब एक तो जो एनवायरनमेंट था वो भी एलियन, टीचर भी सारे एलियन मेरे लिए, जो बच्चे बुच्चे वो भी एलियन, और जो बहन भाई थे जिनके चक्कर में मैं गया था, और वो मुझसे बात ना करते। क्योंकि 10th तक ना काफ़ी मतलब स्कूल में ना, मतलब मेरी काफ़ी बदनाम काइंड ऑफ इमेज थी, कि यार बच्चा बहुत शरारती है। एक उनका मतलब एक टीचर के दिमाग में ना एक इमेज ऐसी थी कि कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई में ख़त्म है, बस ये ऐसे ही है। तो वो मेरे को अवॉइड करें कि यार वहाँ भी स्कूल में ऐसा था, अब यहाँ भी शरारतें करेगा, ये सब होगा। बट शरारतें तो दूर की बात है, मैं तो वहाँ सहम गया था उनके एनवायरनमेंट में, कि वो एलियन एनवायरनमेंट है, हमें कुछ नहीं पता वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। दूसरा अकाउंटिंग वगैरह की जो 11th में जिन्होंने कॉमर्स वगैरह ली होगी तो उनको पता होगा कि जो अकाउंट की बुक होती है डीके गोयल, वो बहुत मोटी किताब होती है। तो वो डीके गोयल बिजनेस स्टडी की थी, आर के सिंगला, और इकोनॉमिक्स की मेरे ख्याल से टी आर जैन थी शायद, उसका मेरे को प्रॉपर नाम ध्यान नहीं है। तो काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी मोटी मोटी किताबें थी, क्योंकि वो पूरे साल का सिलेबस था। तो जब मैंने देखा तो मैं डर गया अंदर से, मैं बोला यार 10th में तो इंग्लिश होती नहीं थी, अब यहाँ कैसे करें।
मेरे को तो हिंदी में चाहिए। तो मैं नहीं भी, मैं घर आके रोने पीटने लग गया कि मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगा। तो घर वाले बोले कि यार एडमिशन तो तेरा लगा दिया, 10-12 हज़ार रुपये खर्च दिए तेरे ऊपर, और उस टाइम उन पैसों की वैल्यू बहुत थी। तो फिर अब क्या करते। तो मेरी मम्मी मेरे को बोली कि कोई नहीं, तो एक काम कर, ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ, तू फेल ही हो जाएगा ना, और जो पड़ोसियों का जो लड़का है वो भी तो वहीं पे गया हुआ है, तो अगर तो उसका साथ कर ले। और वो तू देखो, अगर वो तेरे इंटेलिजेंट तो नहीं है ना, तो उससे तो ठीक था पढ़ाई में, तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स फेल हो जाएगा, दोबारा करवा देंगे तेरे को, 11वीं, तू स्कूल को मत छोड़। लेकिन फिर मेरा माइंड ना मानने, तो किताबें कुतुबें वापस कर दी, ड्रेस वापस कर दी। और एक ना मतलब यहाँ पे हरियाणा को स्कूल था मतलब हमारी एरिया में। तो हरियाणवी बोर्ड जो होता है, मतलब जो हिंदी मीडियम वाला 11वीं 12वीं था, वहाँ वहाँ पूछ भी आए कि एडमिशन वगैरह। पर मैं चला गया अगले दिन स्कूल में, छोड़ यार, ट्राई कर लेते हैं, मम्मी भी इतना कह रही है, सबका मूड भी खराब हुआ पड़ा है, 1-2 दिन जाके देख लेते हैं, एडजस्टमेंट नहीं हुई तो छोड़ देंगे। तो फिर वहाँ चला गया। अब वहाँ जाके दिक्कत तो बहुत हुई वहाँ पे स्टेबल होने में, बट कैसे ना कैसे करके ना मैंने अपने आप को उस माहौल में ढाल लिया कि वहाँ गार्डन वगैरह था, बगीचा था, तो वहाँ मन लग गया मेरा। मैं चल ठीक है यार, कैसे ना कैसे करके निकाल 2-3 महीने। और क्या किया, मतलब हिंदी वाली बुक भी ले ली, इंग्लिश वाली बुक भी ले ली साथ में। अब दोनों को मल्टीपल साथ में देख देख कर रहा हूँ, ताकि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी समझ में आए, क्या क्या कुछ मैकेनिज्म है। तो वहाँ मैंने ये फील किया कि आप जैसे ही उस एनवायरनमेंट में आते हो ना, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही आपके बिलीव बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो वहाँ के टीचर, वहाँ के सब क्या हो रहा था, वो आपसे प्रेजेंटेशन लेते हैं। हर मंडे को यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, आपको सामने आना पड़ेगा पूरी क्लास के। कोई भी टॉपिक होगा, आपके हाथ में कोई किताब नहीं होगी, उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है, पूरी क्लास आपको देखेगी। शुरुआत में पहले दिन क्या, मेरे पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, कुछ नहीं, लोग हंसे, बैठ गया। पर कितनी बार हंसेंगे, हर बार आपकी बारी आएगी, ये तो है नहीं खुद को अवॉइड कर लोगे। और मैं भी, यही वो सीन था जब वहां मैं जब करता था, तो आज यहाँ मैं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम मेरा बिलीव बना कि यार इतना कोई बड़ी तोप नहीं है इंग्लिश वगैरह, ये भी नॉर्मल एक लैंग्वेज ही है। अकाउंट की वगैरह की जो ट्यूशन वगैरह थी, मैंने रख ली मेरी। और फर्स्ट 11th में इतना डर मेरे मन में कि मैं फेल ना हो जाऊं, क्योंकि मैं तो हरियाणा बोर्ड से हूँ। एक माइंड में फोबिया था, और उस फोबिया के चक्कर में पूरा साल इतना बढ़ा, मैं इतना बढ़ा कि मेरी क्लास में 3rd पोजीशन आ गई थी। अब थर्ड क्यों आया, क्योंकि उनका जो पर्टिकुलर जो इंग्लिश सब्जेक्ट था ना, उसमें मेरी ग्रामर वगैरह खत्म थी, क्योंकि मेरे को कोमा कुमा सब लगाने की नॉलेज नहीं थी। उसमें मेरे 35 नंबर थे, और जो लड़की फर्स्ट आई थी उससे मेरा 4 नंबर का गैप था। तो उस टाइम पे ना एक अलग सा बंदे को माइंड में बूस्ट मिला कि यार 10th तक तो तेरी इमेज थी कि तू पढ़ाई में ठीक नहीं है, स्कूल का माहौल खराब करता है, और यहाँ लोग तेरे लिए ताली बजा रहे हैं, वो मैडम ताली बजा रही है, सारे खुश भाई, ये तो बड़ा क्या तीर मार दिया, हिंदी मीडियम से आ गए इंग्लिश मीडियम में, पहली बार में 3rd क्लास के अंदर। तो वहां से ना एक बिलीफ चेंज होना स्टार्ट होता है इंसान का, उसको लगता है अंदर से कि यार नहीं, पीपल मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी जो कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो कमियां बहुत बड़ी कमी है, उनको ओवरकम इंसान कर सकता है, बस उसके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलने की नीड है। 12th के अंदर जब, क्यों मैं शुरू से ना एक ओबीस चाइल्ड था बचपन से, तो 12th में जब मेरा जो सब्जेक्ट था ना वो फिजिकल था, फिजिकल एजुकेशन। तो मेरे हिंदी के ऊपर ना मेरी अच्छी कमांड थी, क्योंकि 10th तक मैं हरियाणा बोर्ड में था, और 12th में जो फिजिकल थी मैंने हिंदी में ले ली। वो बढ़िया, मेरे को मजा आता था, जीएस मजा तो क्या, पढ़ने में समझाने में मेरे को शुरू से मजा आता था। तो जो फिजिकल वाली मैडम थी, सवाल जवाब करती थी, मैं उसको बताता था आंसर वगैरह, तो मेरे से बड़ी खुश रहती थी। ग्राउंड में रेस वूस करवाना, खो खो खिलवाना, आई वॉज ओवरवेट, मैं ठीक से नहीं भाग पाता था, पर फिर भी उस मैडम ने आज तक ना मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाया। उस टाइम पे यमुनेत्री मैम था नाम मैडम का, वो हमेशा मेरे को बूस्ट करती थी कि नहीं यार तू कर सकता है, तू कर सकता है, अपने ऊपर ट्रस्ट कर, इतना कोई वो नहीं है, तू गेम खेल सकता है, तेरे में कैपेसिटी है, स्टेमिना है। वो हमेशा मेरे को पॉजिटिव वे में ना एक इन्फ्लुएंस करती थी। मेरे को आज भी याद है कि जब मेरा 12th का फिजिकल का प्रैक्टिकल था ना, तो एक जो सर आया हुआ था ना, वो दूसरे स्कूल का था जो प्रैक्टिकल ले रहा था। तो उसने पहला सवाल ही मेरे को ये बोला था कि तेरा तो खुद का फिजिकल ठीक नहीं है, तूने ये फिजिकल सब्जेक्ट क्यों लिया हुआ है। तो उस मैम ने ना ये बात बोली थी उस सर को कि इसको आप फिजिक के बेस पे जज कर रहे हो ना, तो नॉर्मल बंदे के साथ इसको करवा के देख लो, और दूसरा इसकी नॉलेज चेक कर लो आप। तो ऐसे करके उस मैम ने बड़ा मोटिवेट किया था। और मतलब मैं क्लास में इकलौता बंदा था जिसके उसमें फिजिकल एजुकेशन में 30 में 30 प्रैक्टिकल में लगे थे।
टोटल 98 मार्क्स बने थे 100 में से, क्योंकि 70 में से मेरे 68 थे। क्यों थे? उसी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स ज़्यादा क्यों आए, बाकियों में क्यों नहीं आए? क्योंकि उसका टीचर का मेरे ऊपर पूरा साल एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था मेरे माइंड के ऊपर, कि यार नहीं यार, इसके सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ये मैम मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। कभी इसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, कभी मेरे को लेट डाउन फील नहीं कराया। पीटी की टीचर वो मैडम, वो पूरी क्लास को डंडे से कूट के रखती थी वो, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बोलती थी। उसको पता नहीं क्यों नहीं बोलती थी, मुझे आज तक ये चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन उनका मेरे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, तो भी मैं आज तक उनके एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ। तो यही हमारे साथ में होता है, जो भी आउटसाइड एनवायरनमेंट में हमारे अंदर जो बातें जाती है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हम सोचते हैं क्या है, ये नॉर्मल बातें ही तो हैं जो हम सुन रहे हैं, पर उसका हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा या बुरा असर होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बचपन में एक हमारे माइंड में डीप ट्रॉमा क्रिएट कर देती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है हमारे माइंड में। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा केस हुआ होगा, फेवरेट टीचर रहे होंगे, बुरी टीचर रहे होंगे, अच्छे भी एक्सपीरियंस है, बुरे भी एक्सपीरियंस है। वो चीज़ें तंग भी करती हैं हमें, बार-बार लौट के आती हैं, जो हम सोचते हैं, पेन करती है, ट्रिगर करती है, बुरा लगता है, गिल्ट होता है। पर हमें ये जानना है कि चलो, जो हमारी अब आज तक के जीवन में हमारी 5 सेंसेस के थ्रू, या जो हमने एनवायरनमेंट देखा, हमारी एजुकेशन देखी, हमें जो एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बेस पे अब तक जो हमारी रिप्रोग्रामिंग होगी, या अब तक हमारी जो कोडिंग हुई पड़ी है, हमारे माइंड में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हर चीज़ों को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, ऑब्जर्व करने का नज़रिया, अब इन चीज़ों को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज करने का पहला स्टेप क्या है इन चीज़ों को, कि जहाँ से हमारे अंदर बदलाव की शुरुआत हो? फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। 2 चीज़ें होती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रीज़न होता है, और ये दोनों ही चीज़ें इंसान में होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि नाउ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज माई लाइफ। रीजंस होते हैं, नहीं यार अभी मूड सही नहीं है, बाद में देखेंगे। नहीं यार अभी टाइम परफेक्ट नहीं आया, जब टाइम परफेक्ट आएगा तब देखेंगे। नहीं यार मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती मेरे को। नहीं यार अभी ना, अभी बाद में करूँगा मैं, अभी मेरा ना ये सब करने की इच्छा नहीं है मेरे अंदर से, मे बी जब राइट टाइम है तब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इफ़ यू आर बैड एट, लाइक आपकी अगर लैंग्वेज सही नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इंट्रोवर्ट हो, बोल नहीं पाते, तो फर्स्ट यू हैव टू से टू योरसेल्फ लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे ऑफ माई कम्युनिकेशन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे ऑफ माई बिहेवियर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई रिजल्ट टिल नाउ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक एरिया के अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जो कंप्लेन करने वाला और जो ब्लेम करने वाला जो गेम खेल रहे हो ना आज तक, इस गेम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला स्टेप ही बदलने का है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर नींद नहीं आ रही रात को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि नींद क्यों नहीं आ रही, फाइंड आउट करो क्या रीजन है नींद ना आने के। जो रीजन आइडेंटिफाई हो जाए उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, देन एक्शन लेना। कई तो लोग होते हैं वो एक्शन ही नहीं ले पाते, वो इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि एक्शन लेना वो डिफिकल्ट हो जाता है। उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करने का एक फोबिया होता है, उनको चाहिए यार इस ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फलानी बुक ढिमकानी बुक। जब तक आप उस चीज़ को एक्शन में लेके ही नहीं आओगे, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे तब भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ है कि अगर आपको सच में ही आप चाहते हो कि प्रैक्टिकली एनएलपी आपके लिए काम करे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एनएलपी कुछ भी नहीं है। एक सीधी और सादी भाषा में बताऊँ ना मैं, एनएलपी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दुनिया के साथ बात करते हो और खुद के साथ बात करते हो। दुनिया को देखने का नज़रिया, खुद को देखने का नज़रिया, दिस इज़ ऑल अबाउट एनएलपी। हमारी अब तक की प्रोग्रामिंग, कि हमने अपने माइंड में किस प्रकार की डाली है इंस्ट्रक्शंस, किस प्रकार की हमने अपने दिमाग में चीज़ें गैदर की है, या अब हम उनके ऊपर किस प्रकार एक्शंस ले पा रहे हैं, किस प्रकार सोच पा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें ट्रिगर कर रही है। अब उस ट्रिगर को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, या उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे उसको एलिमिनेट करना है, या कैसे एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे कि वो ट्रिगर हमको बार बार किल ना कर पाए।
कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि सेम ट्रिगर उनको बार-बार इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी, आज तक मैंने लाइफ़ में कभी स्मोक नहीं की। तो कोई मेरे को बोले कि यार मोहित ले सिगरेट पी ले, तो उसके लिए मुझे विल पावर की नीड थोड़ी है उसको मना करने के लिए। मैं तो पीता ही नहीं हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी नॉन स्मोकर वाली है। आई डोंट स्मोक, तो मैं बोलूँगा नहीं यार, मैं ये सब नहीं करता, मेरी इच्छा नहीं है, छोड़। मैं करता ही नहीं हूँ, मैं हूँ ही ऐसा बंदा। और एक बंदा स्मोकर बंदा है, उसने सिगरेट रिसेंटली छोड़ी है और उसको कोई सिगरेट दिखाया कि यार ये सिगरेट पिएगा, तो उसको जो पास्ट में उसके माइंड में जितने ज़्यादा उसके जो न्यूरॉन्स थे ना, वो सारे एक्टिवेट हो जाएँगे। उसको वही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी डोपामाइन की, तो लगेगा यार मज़ा आएगा भाई, मैं कश लूँगा, एक मज़े की दुनिया, ज़ोन में एंटर हो जाऊँगा, एकदम मस्त, सब हल्का-हल्का हो जाएगा। तो वो हो जाएगा, एंग्ज़ियस हो जाएगा ना, वो सोचेगा यार पीऊँ, ना पीऊँ, क्या करूँ? उसके माइंड में ना डबल थॉट आने स्टार्ट हो जाएँगे, लूँ, ना लूँ। क्योंकि अभी भी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उसकी अभी भी जो उसकी आइडेंटिटी है ना, वो क्राइसिस के अंदर है। अभी भी उसको अपने ऊपर फ़र्म बिलीव नहीं है कि मैं नॉन स्मोकर हूँ। वो खुद को क्या बोल रहा है कि मैं सिगरेट छोड़ चुका। एक तो बंदा बोल रहा है मैं छोड़ चुका, और एक बोलता है कि मैं हूँ ही नहीं। दोनों में फ़र्क आ गया ना? तो ये चीज़ है कि आपको अगर आपके फ़र्म बिलीव बनाने हैं ना, जैसे एक तो रियलिटी होती है डेली मेडिटेशन करने वाली, कि एक इंसान डेली मेडिटेशन करता है या वो पर्टिकुलर मेडिटेटर है, जनरली डेली प्रैक्टिस करता है वो काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो उसके ब्रेन के अंदर एक अलग से न्यूरल पाथवेज़ बन जाएँगे, उसके ब्रेन के अंदर एक अलग ही मैकेनिज़्म बन जाएगा मेडिटेशन को लेके। वो ही विल फील वेरी कंफर्टेबल, कोई बैठने में दिक्कत नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है बॉडी में, खूब मज़ा आ रहा है, एक फ्लो की स्टेट में है। और वही कोई दूसरा इंसान है, जिसको अभी 10-12 दिन हुए हैं, नया-नया बिहेवियर को वो अपने आप में इनकलकेट कर रहा है। बट अभी उसका खुद को लेके फ़र्म बिलीव नहीं है कि मैं एक मेडिटेटर हूँ। तो उसमें क्या होगा कि वो कुछ टाइम तक करेगा, बाद में वो छोड़ देगा उस चीज़ को। जैसे मेरे साथ हुआ था, 10 दिन में विपासना गया था, 11वें-12वें दिन तक मेरे माइंड में शांति थी, 15वें दिन फिर वही दुनिया स्टार्ट होगी। क्योंकि उस एनवायरनमेंट के अंदर आप हमेशा नहीं रह सकते ना। अगर आपको जो एनवायरनमेंट में जो स्टिमुली है, जैसे वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है, एक पर्टिकुलर डाइट है, पर्टिकुलर माहौल है, सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जब आप चल रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। बट जहाँ डाइट लैक हुई, जहाँ सिस्टम नहीं है, जहाँ वो माहौल नहीं है, वहीं आपकी कहानी बिगड़नी स्टार्ट होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, हमारी जो 5 सेंसेस है ना, कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, टेस्ट कर पा रहा हूँ, स्मेल कर पा रहा हूँ। तो इन सभी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हमारे अंदर हर समय इन्फॉर्मेशन जाती है। हमारा जो माइंड है, इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि ये उसी इन्फॉर्मेशन को लेता है जो हमारी रेलिवेंट होती है। अब मैं घर से बाहर निकला, वहाँ कुत्ता भौंक रहा है, गाय की आवाज़ आ रही है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, कोई कोई आदमी अपनी औरत पे चिल्ला रहा है, ये बच्चे गली में खेल रहे हैं, ये सब होता रहेगा गली के अंदर। लेकिन मेरा वहाँ ध्यान नहीं जाने वाला, या ध्यान जाए भी गा तो मैं एक टाइम के बाद भूल जाऊँगा। क्यों? हमारे माइंड को पता है कि यार ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको स्टोर नहीं करना, डिलीट। या हो सकता है कि जो एक्टिवा मेरे पास में है, वही सेम एक्टिवा मेरे को रोड पे दिखे, तो मेरा ध्यान वहाँ जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी मेरे माइंड में है, वो चीज़ ऑलरेडी मैं कई बार देख चुका। ऐसा आप में से कइयों ने कभी देखा होगा अपनी लाइफ़ में कि जो गाड़ी, जो बाइक, जो टी-शर्ट, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप वही सेम चीज़ किसी और के पास देखोगे ना, तो आपकी तुरंत वो जो चीज़ है ना, आपकी अटेंशन ग्रैब करेगी। क्योंकि वो उस चीज़ के साथ आप फ़ैमिलियर हो, उस चीज़ को आप बार-बार लगातार देख चुके। एक फ़ैमिलियरिटी आ गई आपके माइंड में उसके साथ में। जैसे ऐसा होता है कि बाज़ार में गए निकल के आप, पूरे बाज़ार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे आपको आपका पुराना कोई दोस्त दिख गया, तुरंत आपकी नज़रें उसके ऊपर जाएँगी कि अरे मेरा दोस्त, वही पुरानी बातें, क्योंकि आप उसके साथ फ़ैमिलियर हो। यही होता है हमारी जो ओल्ड हैबिट्स के साथ में, हमारे ओल्ड बिहेवियर के साथ में, हमारे एक्स, वाई, ज़ेड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में। देखो उस बिहेवियर को आप छोड़ तो चुके हैं, पर वो बिहेवियर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है। तो अगर आप चाहते हो ना कि उस बिहेवियर को हमेशा के लिए ख़त्म करना, तो वो तो कभी होने वाला है नहीं। वो चीज़ तो हमेशा रहेगी। हाँ, उसके ऊपर आप नए बिहेवियर को रीप्रोग्राम कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो कि वो जो चीज़ें हमको आज ट्रिगर कर रही है ना,
आने वाले समय में वो आपको ट्रिगर करना बंद कर दे। पर उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था कि अगर किसी को स्मोकिंग की हैबिट क्विट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने एनवायरनमेंट से सारे जो स्मोकिंग वाले जो चीज़ें हैं ना, उसको उसकी ओर भगाते हैं, और जो उसकी क्यू है, उसको हटाना पड़ेगा। उसके जो दोस्त हैं, जो स्मोकिंग के लिए उसको उत्साहित करते हैं, उसके जो पर्टिकुलर रूटीन है, उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से। क्योंकि जो हमारी क्रेविंग की जो साइकिल होती है ना बेसिकली, वो क्यू मतलब ऐसा होता है, क्यू, हैबिट, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। एक हमारा क्यू है, उसके अकॉर्डिंग हमारी हैबिट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिस्पॉन्स करते हैं, देन हमें उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है। तो बेसिकली हमें अगर खुद के जैसे मान लो, इफ़ आई एम अ लेज़ी पर्सन, मेरा पढ़ाई करने का दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि राइट नाउ मेरी जो आइडेंटिटी है, वो पढ़ाई करने वाले बच्चे की नहीं है, या एंड आई डोंट थिंक माई सेल्फ एज अ गुड स्टूडेंट। पास्ट में कभी मैं नहीं रहा, या मैं अभी नहीं हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं अब बन नहीं सकता, या फ्यूचर में मैं स्कॉलर नहीं बन सकता, या टॉपर नहीं बन सकता। टॉपर एक एक्चुअली में है क्या? टॉपर एक्चुअली में एक इंसान है, उसकी जो न्यूरोबायोलॉजी है, या उसकी जो आइडेंटिटी है, वो बचपन से ही एज ए टॉपर सर्टिफाइड हुई है। 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। अब जो बीच में जो रिसेंटली जो यूपीएससी का टॉपर था, आदित्य श्रीवास्तव नाम था उस इंसान का, तो वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम अपनी जिंदगी में टॉपर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी है, उसने एज ए टॉपर ही बना ली ना। उसका जो बिहेवियर है, वो टॉपर ही है अब वो। या एक जो इसमें एक एग्जांपल मैं और दे सकता हूँ आपको, कि एक जिसमें लास्ट ऑडियो में भी एग्जांपल दिया था, कि एक आर्मी मैन को आप सिविलियन कपड़े पहना दो, और एक सिविलियन को आर्मी ऑफिसर की ड्रेस पहना दो, लेकिन दोनों में जो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, ये सब कुछ डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, जो उनकी जो हैबिट्स है, उनकी जो ओवरऑल ट्रेनिंग है, वो एक डिफरेंट वे में करी गई है। तो आर्मी में जो एक इंसान एक बार सर्व कर चुका ना, वो चाह के भी सिविलियन कभी बन ही नहीं सकता। उसके रिफ्लेक्सेस, उसके बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, उसके बिलीफ, सब चेंज हो जाते हैं ट्रेनिंग के अंदर। वो बोलते हैं ना कि वी मेक बॉयज इनटू अ मैन, मतलब हम लड़कों को आदमी बनाते हैं। वी मेक बॉयज इनटू मैन, उनके बाहर लिखा होता है स्लोगन। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि उनको एक सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं, इस टाइम तेरी क्लास है, इस टाइम तेरी ड्रिल है, इस टाइम तेरा ये है, इस टाइम तेरा वो है, इस टाइम टेबल में तू है, करेगा ठीक है, नहीं करेगा तेरी ठुकाई होगी। तो वो इंसान क्या करता है? उस बिहेवियर को बार बार लगातार रिपीट 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 रिपीट, सेम बिहेवियर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रिपीट रिपीट रिपीट। कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि जो वो बिहेवियर होता है ना, जिसको वो बार बार रिपीट रिपीट करता है, वो बिहेवियर ही उसका सेकंड नेचर बन जाता है। सेकंड नेचर इन द सेंस कि इफ आई स्टार्टेड डूइंग वर्कआउट इन द जिम, मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा हेल्दी खाना स्टार्ट करूंगा। बेसिक डाइट के बारे में जानकारी मेरे को हो जाएगी कि प्रोटीन है, कार्ब्स है, ये फैट है, ऐसे ऐसे होता है। तो 2-3 महीना, 4 महीना गया, बढ़िया बॉडी के ऊपर रिजल्ट दिखने स्टार्ट हुए मेरे को, कि हाँ यार रिजल्ट तो बढ़िया है। अब मेरा बिलीफ क्या होगा प्रोटीन शेक को लेके? मुझे पता है कि यार ये वे प्रोटीन है, दूध से बनता है, दूध को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद प्रोटीन बनेगा, और बढ़िया सी अच्छी कंपनी का लेंगे, तो बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी में जाए अपना ले लेते हैं। लेकिन जो जिम ना करने वाला बंदा है, उसको क्या लगता है कि ये पाउडर है, ये पाउडर वाली बॉडी है, पाउडर वाउडर लेने से कुछ नहीं होता, जो बॉडी है वो देसी फूड से बनती है। लेकिन उस बेचारे को ये चीज़ नहीं पता कि जो पाउडर है जो होता है, वो है वे प्रोटीन, बनता तो वो भी दूध से है, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, वो जो 10 से 15 मिनट में पूरी बॉडी में आपके मसल को दे देगा प्रोटीन। क्योंकि और जो अंडे वगैरह हैं वो भी दे देंगे। लेकिन जो आप दाल वगैरह खाते हो या अदर चीज़ खाते हो, पनीर वगैरह, वो थोड़ा स्लो डाइजेस्टिंग होता है, वो नहीं दे पाएगा। तो इंसान का बिलीफ चेंज होता कैसे है? वो बेसिकली इस प्रकार ही होता है ना, जब वो उस एनवायरनमेंट में जाके बैठ जाता है। अब जो लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी करने वाला इंसान है, उसके लिए 10 से 12 घंटा नॉर्मल है पढ़ाई करना। लेकिन किसी इंसान जो कभी जिसने ज़िंदगी में तैयारी ही नहीं करी, उसके सामने तुम बोलोगे कि यार तेरे को अगर ये एग्ज़ाम निकालना है ना, 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो सोच के ओवरवेल्म हो जाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैं वैष्णो देवी गया था, ये मतलब 2 साल पहले की बात है। तो जो यहाँ पे वैष्णो देवी गया होगा वो समझ रहा होगा इस बात को, कि जब ऊपर तक जाते हैं ना, तो वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर होता है।
तो ऐसा बोलते हैं कि वैष्णो देवी जब जाते हैं तो भोले बाबा के दर्शन नहीं करते ना, तो दर्शन कंप्लीट नहीं होते। तो मैं बहुत थका पड़ा और मेरे साथ मेरी कज़न, तो मैं उसको बोला, "देख भई ये तो सब जा नहीं रहे, अपन चलते हैं ऊपर चल के दर्शन कराते हैं, अपने फिर कंप्लीट हो जाएगा राउंड, नहीं तो माना नहीं जाएगा कि दर्शन करें कि नहीं करें।" तो वो बोली चल ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैं बोला देख कैसे चलेगी? देख या तो इंक्लाइन चल या चल तू सीढ़ियों से। तो वो बोली चल सीढ़ी चलेंगे, सीढ़ियाँ से सिर्फ मतलब 100 150 सीढ़ी है। मैं ठीक है। तो हम सीढ़ी चढ़ने स्टार्ट हुए, वहाँ पे लिखा हुआ केवल 100 सीढ़ी, 100 चढ़े, उसके बाद लिखा हुआ केवल 150 सीढ़ी, उसके बाद 200, मतलब वो सीढ़ी कम से कम 500-600 थी। लेकिन उन्होंने क्या लिखा हुआ 100, केवल 100, केवल 150। पता नहीं वो या तो ऐसा हो सकता है कि जो वो लेन थी उसी में 100 होंगी ना, तो उसने सारी टोटल बताई नहीं कि तेरे को इतने ऊपर जाना है, इतनी सीढ़ियाँ हैं। तो ऐसे करते-करते हम चले गए। लेकिन बाद में पता लगा कि यार ये तो बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। तो यही होता है हमारी साइकोलॉजी। अपने माइंड को ओवरवेल्म करोगे ना एकदम से, उसके ऊपर ओवरलोड डालोगे। अगर 10 वोट का बल्ब है, उसको 100 वोट की बिजली दोगे, तो बल्ब ब्लास्ट मार जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पांडु के साथ में ऐसा हुआ था, जो पांडुरंगा नाम का एक बंदा है अपने ग्रुप में। तो उसके साथ ये होता है कि वो शुरू में जब लास्ट टाइम उसने मेडिटेशन वगैरह करनी स्टार्ट की थी ना, तो उसको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ। तो उसने ओवर एक्साइटमेंट में ना, मतलब जहाँ मैं उसको बोला कि पांडु तेरा नीट का एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, इतना ज़्यादा मत पढ़, इतना ओवर एक्साइटेड मत हो। 6 से 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ाई रख, 12-12, 14-14 घंटे मत कर, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। बट पांडु तो पांडु, उसको समझ नहीं आया, वो बोला कि मैं तो स्प्रिंट भागूँगा, ये क्या होता है मैराथन मैराथन, मेरे को स्प्रिंट दौड़ना है, ऑल इंडिया रैंक 1, ये माइंड में लेके चल रहा था वो। तो उसमें चलते-चलते क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद पांडु ब्लास्ट कर गया। वो ब्लास्ट क्यों कर गया? क्योंकि बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, उसको अच्छी नींद नहीं मिली। इसलिए हमारे को मतलब हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों बोला गया है कि ज़्यादा दुःख के पल में दुखी नहीं होना और ज़्यादा खुशी के पल में खुशी नहीं होना। वो इसलिए बोला गया है क्योंकि हम ओवर एक्साइटमेंट में भी गलत काम करते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो भी गलत काम हमसे हो जाता है। इसलिए हमें बोला गया कि बैलेंस की स्टेट में रहो, ताकि माइंड तुम्हारा एक बैलेंस में है, तुम्हारे पास एक रैशनल थिंकिंग है, सोचने समझने का तुम्हें भगवान ने एक पैमाना दिया है, उसके बेस पे एक रैशनल थिंकिंग के साथ में एक डिसीजन लो कि क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही है? अगर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ताकि इतना हम सोच पाएँ। इमोशंस के बेस पे डिसीजन नहीं लेना कि उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं ऐसा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ऐसा वो काफ़ी टाइम हो जाता है। अब जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैं काफ़ी टाइम से ना, मतलब एक गेम का एडिक्शन में आ गया था। कॉल ऑफ ड्यूटी नाम की गेम है, तो बड़ा खेलता था मैं अपने दोस्त साथ में बैठ के वो गेम। तो एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो गेम है ये तेरा बहुत टाइम बर्बाद कर रही है, और इस गेम को जब तू खेलता है और जिस गेम में तू हारता है, तेरे नेगेटिव इमोशन ट्रिगर होते हैं। वो गेम मेरी फ़ेवरेट, मेरे को बड़ा मज़ा आता खेलने में। बड़ी अच्छी गेम थी, स्ट्रेस खत्म हो जाता था, एक अलग सी दुनिया में हो जाता था मैं, क्यों क्या था वो एक एस्केपिस्ट मेंटालिटी थी। इंसान गेम क्यों खेलता है? क्योंकि अपनी रियल वर्ल्ड से एक वर्चुअल वर्ल्ड में भाग जाता है, और एक पल के लिए एक भूल जाता है सारी टेंशन को। किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है या रियल दुनिया है, वो सब भूल के एक अलग वर्चुअल दुनिया में खेलता है। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मेरे को बड़ा हराया उस गेम में। मतलब जितने मैच खेले सारे हरा दिए उसने मेरे को टोटल। तो मेरा जो टेम्परामेंट था ना ब्लास्ट कर गया। मैं बोला यार अब नहीं। मैंने क्या किया, गेम को अनइंस्टॉल किया, और जो गेम की जो आईडी थी ना, मेरे ख्याल से 170 या 180 लेवल पे थी, बहुत बड़ी आईडी हो गई थी वो, काफ़ी खेल-खेल के। उस आईडी को मैंने एक पल में डिलीट कर दिया। ना होगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, मेरे को ये गेम कभी खेलनी ही नहीं है अब। बाद में कभी देखेंगे ज़िंदगी में खेल लेंगे तो। मैंने क्या किया, जो वो चीज़ मेरे को बार-बार ट्रिगर करती थी, उसका मैंने जड़ से खात्मा कर दिया। अब क्या मेरे अंदर वो चीज़, बेशक आए एडिक्शन, एडिक्शन कैसे आएगी? वो चीज़ की रूट्स होंगी तो एडिक्शन आएगी ना। अब मैं खेल ही नहीं सकता, वो गेम ही डिलीट मार चुका मैं, वो आईडी ही डिलीट मार दी। तो ऐसे ही होता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलत आदत छोड़नी है ना, या किसी भी चीज़ को आपको हटाना है, तो तुरंत से आपको डिसाइड करके ना एक एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, यार नहीं ये जो चीज़ है मेरी लाइफ़ ख़राब कर रही है। जितने भी इस ग्रुप में हैं, या फिर जो भी जनरल लड़के होते हैं जो नो फैपिंग करते हैं, या फिर जो सोचते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे,
या इन चीज़ों को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, 1 साल की स्ट्रीक होगी, उसमें यही चलता है ना बार-बार। बार-बार डाउनफॉल का कारण क्यों होता है? कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर करती है बार-बार से, या कोई मैसेज हो सकता है, या कोई वीडियो हो सकती है, या इंस्टाग्राम की रील हो सकती है। बिहेवियर माइंड में सेव ही है कि मुझे ये दिखेगा तो मेरी ये हैबिट है, ये रिस्पॉन्स है, ये रिवॉर्ड है। ब्रेन जो होता है वो पहले ही रिवॉर्ड को इमेजिन करके माइंड में डोपामाइन छोड़ देता है। फिर उसके रश के चक्कर में वो इंसान उस बिहेवियर को रिपीट करता है। बाद में फिर गिल्ट में आके रोता है कि अरे मैंने क्यों कर दिया, अब मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर दोबारा वही काम होता है। फिर 2 दिन बीत जाते हैं, फिर दोबारा वही काम होता है। उसके बाद क्या होता है, वो फिज़िकली और मेंटली ख़त्म हो जाता है। मेंटली विल पावर है नहीं, फिज़िकली एनर्जी है नहीं, तो मेंटली और फिज़िकली विल पावर ख़त्म होने के बाद वो ऐसे कुछ दोस्त ढूँढता है, जो उसके साथ के संगी साथी होते हैं, वो नशा करते हैं बैठ के फिर। पहले सुट्टा लगाते हैं, दारू पीते हैं, फिर उसी 2 या 3-4 के ग्रुप में एक और बंदा आता है, जो उनसे ही बड़ा मास्टर होता है। उसको और भी नए-नए नशों के बारे में पता होता है, कि ये नशा भी होता है, ये नशा भी होता है। फिर वो तीनों मिल के नशा करते हैं, उसके बाद फिर एक चौथा और आता है नया बंदा, वो उसको और नए-नए नशे के बारे में बताता है कि यार इसमें ये चीज़ें भी होती हैं, तू खाँसी की दवाई पी के भी नशा कर सकता है। तो वहाँ से नशा-नशा करते-करते वो बंदा खत्म तो हो ही रहा था फिज़िकली, वो मेंटली बिल्कुल डैमेज हो जाता है। उसके बाद में उसको लगता है ज़िंदगी में गिल्ट फ़ील होता है कि यार मैं लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाया, कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, ज़िंदगी खत्म है। फिर वो सुसाइड कमिट कर लेता है, या फिर वो बदमाश बन जाता है, जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं, जो क्राइम करते हैं। तो एक्चुअल में ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? ये चीज़ स्टार्ट कहीं न कहीं एडिक्शन से ही होती है। और सबसे ईज़ी एडिक्शन एडिक्शन कौन-सी है आज के टाइम में? अभी करंटली बात करें, मोबाइल फ़ोन ही है। इस पे कोई पढ़ाई करने वाला सिस्टम थोड़ी देखेगा। जो चीज़ हमें एक टेम्परेरी तौर पे प्लेज़र देगी, हम उसी को देखेंगे। अब लड़कियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखती हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखती हैं। कई मोटिवेशनल देख रहे हैं, कई कुत्ता-बिल्ली हँसते हुए देख रहे हैं, कईयों की फ़नी वीडियो चल रही है। जैसे मेरे मेरे साथ हुआ था अभी, ये 4-5 महीने पहले की बात है। मैं लाइब्रेरी में जाके बैठा था, जनवरी के आस-पास की बात है। तो मेरे बगल में एक लड़की आके बैठी, तो वो आके ना, उस टाइम मैं मॉक लगा रहा था। तो मैं मॉक लगा रहा, उसको एनालाइज़ कर लिया। 2 ढाई घंटे लग गए मेरे को। तो वो लड़की आके बैठी, उसने रील देखनी स्टार्ट की। वो देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई। मैंने मॉक लगा लिया, अभी भी रील चल रही है उसकी। अब मैं उसके बाद में उसको एनालाइज़ कर लिया, अभी भी उसकी रील चल रही है। तो मैं उसको बोला, "मैं तेरे को 2 घंटे हो चुके हैं रील देखते-देखते।" बोली, "ओह! 2 घंटे हो गए? ओह हो! पढ़ना था, पढ़ना था।" तो उसमें क्या, वो एक अलग ही ऑटो पायलट मोड पे चली गई। उसको टाइम का रियलाइज़ेशन नहीं हो रहा। इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फ्लो। तो अब रील देखते हो, कभी अनएंडिंग नहीं है भाई वो। जो यूट्यूब पे जो कंटेंट है, या इस दुनिया में जो किताबें हैं, या इस दुनिया में जो ज्ञान है, वो असीमित है। उसका कोई एंड ही नहीं है। तो आपको जो बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं ना, उन्हीं को सीख के उन्हीं को बार-बार रिपीट करना है। जो हमें पता है कि वो ऑलरेडी ही वैलिड है। उसका एक प्रूफ है हमारे पास में कि यार ये करूँगा तो डेफ़िनिटली मेरे को सक्सेस मिलेगी। अगर पूरी दुनिया का ज्ञान अपने अंदर लेने चलोगे ना, वो एट द एंड कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड ये है कि फिर आप एक आप बड़े ज्ञानी बन के बैठ जाओगे, लेकिन एक्चुअल में लाइफ़ खत्म हो जाएगी। ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है, ज्ञान असीमित है। अब यूपीएससी के जो कई इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें कई टीचर क्या बोलते हैं कि मैं बहुत किताबें पढ़ता था, तो आज वो टीचर बने बैठे हैं, उनका एग्ज़ाम ही नहीं निकला। करना क्या था, एक किताब को बार-बार रिवाइज़ करना था, लेकिन हमारा एक मन इतनी खतरनाक चीज़ है, वो सोचती है कि यार ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। उसको पता ही नहीं है कि एक एंड कहाँ पे है। इसलिए हम मेडिटेट करते हैं, ताकि हम अपने मन में ना एक सैटिस्फैक्शन का भाव पैदा कर सकें, अपने मन में एक नियंत्रण का भाव पैदा कर सकें। थोड़ी हमारी वाइब्रेशन उठे, हम इस प्रकार की थोड़ी वाइब्रेशन उठेगी तो हम सही मेंटालिटी के लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। खाली एनएलपी सेशन सुनने से कुछ नहीं होने वाला। साथ में आपको मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी, साथ में आपको अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व भी करना पड़ेगा, साथ में आपको जर्नल मेंटेन करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि अगर मेरे को ये थॉट आया तो क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे क्लास छठी की किताब है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। तो उसमें बताता है वो कि ये आर्कियोलॉजी ये है, उसके बाद में ऐसे-ऐसे टाइम था, ऐसे-ऐसे पत्थर थे, वो पूरा जाता है। तो जानना पड़ेगा आपको खुद के बारे में, अपने आप को समझना पड़ेगा।
दूसरे को तो आज तक समझ लिया तुमने खुद को समझना स्टार्ट करो, अपने बिहेवियर को, अपनी चीज़ों को, खुद को एज ए ना एक डिस्टेंट, एक मतलब डिस्टिंक्ट एंटिटी अलग मान के चलो। जैसे मान लो मैं मोहित हूँ, तो मैं अलग हूँ, मोहित जो बंदा है ना ये अलग है, तो मुझको इसको रीडिज़ाइन करना है। तो इसकी लाइफ में वो चीज़ें मैं ऐड करता जाऊँगा जिससे कि इस बंदे की जो रियलिटी है ना वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो चीज़ हटाता जाऊँगा जो इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल कि अपने को पता है कि यार सुबह 4 बजे उठने का कितना बेनिफिट है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी होती है, ये होता है, वो होता है, दुनिया जहान की बातें हैं। मैंने 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, ज़िंदगी भर अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने ब्रह्म मुहूर्त पे रिसर्च करने पे मान लो निकाल दी मैंने कि ब्रह्म मुहूर्त में ये होता है, वो होता है, ऐसा काल होता है, वैसा काल होता है, लेकिन उठा कभी नहीं मैं। और एक और इंसान है मेरी जगह, उसको कुछ नहीं पता, उसको कक्खा नहीं पता ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है लेकिन वो बचपन से 4 बजे उठ रहा है। तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा या उसको मिलेगा? डेफिनेटली उसको मिलेगा जो उठ रहा है। यही फ़र्क होता है नॉलेज वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन में। इट डज़न्ट मैटर हाउ मच यू नो, द थिंग इज़ ओनली मैटर इज़ हाउ मच यू आर डूइंग। सो टेक एक्शन, बी रिस्पॉन्सिबल। ये 2 वर्ड हैं, एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट बी रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टाइम, take responsibility of your life, take responsibility of your behavior, take responsibility of your communication, take responsibility of your environment, and then take action, because action is the only way you can change your life. So that's all for today's session. आज का हमारा सेशन यही ओवर होता है।